नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके जीत सर में। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं जो रिट भर्ती परीक्षा है 2021 उसके लिए बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 1100 प्लस क्वेश्चन है उसको हम कुछ छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से उनको अपन पूरा करेंगे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, आपके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं दोस्तों। तो मैं आज यहाँ से आपको स्टार्ट करने जा रहा हूँ जो 1100 प्लस प्रश्नों की ये श्रृंखला है। तो अपन कई वीडियो के माध्यम से इनको पूरा करेंगे, तो आप लगातार वीडियो को देखते रहिए और आपको प्रश्न कैसे लगे तो उसको भी आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। और दोस्तों आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। तो चलते अपन देखिए क्वेश्चनों की ओर। आपका जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, चलते देखा पहला नंबर का क्वेश्चन है, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा बिहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। ये कथन जिसका है वह है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अधिगम की परिभाषा है जो एग्जामों में बहुत बार पूछी गई है। तो गेट्स, कोल्विन, सी स्किनर और फ्रेसी। आप जल्दी से इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। मेरे बताने से पहले आप जो अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में जरूर दे, ताकि आपको पता लग जाए कि अपने को कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये 1100 प्रश्नों की श्रृंखला और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। और दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों में फेसबुक व्हाट्सएप पर जरूर वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलते हैं, सबसे पहली परिभाषा आपने पढ़ी यहाँ पर, प्रशिक्षण एवं अनुभव के द्वारा बिहार में होने वाले परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। तो ये परिभाषा किसकी है? गेट्स की। इसकी है गेट्स की। अब इसको आप याद कैसे कर सकते हैं? देखिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे गेट्स में देखो क्या शब्द आ रहा है? गेट। क्या शब्द आ रहा है? गेट। जो गेट शब्द, आप गेट सभी जानते हैं कि अपने जो घर है उसके दरवाजा जो लगाते हैं उस पर गेट लगाते हैं। तो गेट लगाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? गेट बनाने के लिए तो प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जिसने गेट बनाने का प्रशिक्षण लिया है और जिसको अनुभव है वो क्या कर सकता है? गेट बना सकता है। तो जिसने प्रशिक्षण लिया, अनुभव लिया, उसी के द्वारा व्यक्ति क्या करता है? सीखता है, अधिगम प्राप्त करता है। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना होता है। और किसके द्वारा? प्रशिक्षण के द्वारा और अनुभव के द्वारा जो व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है, वही गेट वाली बात है। अगर हम गेट बनाते हैं तो गेट वही बना सकता है जो जिसने प्रशिक्षण लिया है, जिसको अनुभव है। तो उसी के द्वारा मनुष्य क्या करता है? सीखता है। तो आप याद रख सकते हैं गेट से प्रशिक्षण और अनुभव, ये दो शब्द हैं, इंपॉर्टेंट परिभाषा आप याद रख सकते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन है, कोई भी बालक सीखना शुरू करता है, कोई भी बालक सीखना शुरू करता है जब उसे विद्यालय में प्रवेश दिया जाता है, जब उसे विद्यालय में प्रवेश दिलाया जाता है, जब वह बोलना शुरू करता है, जब वह घर से बाहर निकलता है अपने जन्म से ही। तो जल्दी से आप बता देंगे कि बालक सीखना अधिगम कब शुरू करता है? जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए उत्तर, उसके बाद में मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं। तो मैं बता देता हूं, अब देखिए, अब इसका आंसर है, बालक है वो अपने जन्म से ही सीखना शुरू कर देता है। जब बच्चा जन्म लेता है तो वो कुछ न कुछ क्रियाएं करके और अपने जीवन में लगातार वो क्या करता है? सीखता जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बालक सीखना शुरू कब करता है? तो बालक अपने जन्म से ही सीखना शुरू कर देता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, क्षमता के विकास का दूसरा नाम है। क्षमता के विकास का दूसरा नाम, अनुभव, परिपक्वता, शारीरिक विकास, कौशल विकास। देखो, जब व्यक्ति में क्या आती है? क्षमता का विकास होता है। तो क्षमता कब आती है? जब व्यक्ति अनुभव प्राप्त करता है, जब व्यक्ति परिपक्व हो जाता है तब व्यक्ति में क्षमता होती है। शारीरिक विकास, जब मनुष्य मतलब व्यक्ति वो धीरे धीरे उनके शरीर का विकास होता है तब भी उसमें क्षमता का विकास होता जाता है। तो क्षमता के विकास का दूसरा नाम क्या है? कौशल विकास। जब व्यक्ति में क्षमता का विकास होता है तो किसका विकास हो जाता है? कौशल। उसमें दक्षता आ जाती है, कौशल आ जाता है। तो क्षमता का दूसरा नाम क्या है? कौशल, दक्षता। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका इसमें राइट हो जाएगा। फिर देखिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ गया ये, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया। पाठ्यचर्या केंद्रित
शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, विषय केंद्रित। ये क्वेश्चन तो आप सभी को आता है, तो जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे देंगे और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। जल्दी से शेयर कर दीजिए अपने फेसबुक, व्हाट्सएप के ऊपर। तो अपने 1100 क्वेश्चन है वो कंप्लीट करने वाले हैं। डेली के अपन क्वेश्चन कंप्लीट यहाँ पर करेंगे, मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपके लिए यहाँ पर मैं लेकर के आया हूँ। 1100 प्रश्नों का ये संग्रह है, तो जल्दी से शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बहुत ही सभी को आता है कि मनोविज्ञान ने शिक्षा को कैसा बना दिया, कैसा बना दिया, बाल केंद्रित बना दिया। तो वर्तमान की शिक्षा कैसी है, बाल केंद्रित है। बच्चे को सबसे ज्यादा इसमें महत्व दिया जाता है, तो बाल केंद्रित ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा रायबर्न, किसके अनुसार, रायबर्न के अनुसार शिक्षा में 3 संबंधों में सम्मिलित नहीं है। 3 संबंध है, उसमें सम्मिलित कौन सा नहीं है, बच्चे और शिक्षक का संबंध, बच्चे और समाज का संबंध, शिक्षक और विषय का संबंध, विषय और बच्चे का संबंध। तो रायबर्न के अनुसार कौन सा इसमें शामिल है, नहीं है, नहीं पूछा है। तो बच्चे और शिक्षक का संबंध ये भी है, बच्चे और समाज का संबंध भी होता है, और शिक्षक और विषय का संबंध, ये ऑप्शन आपका सी इसमें राइट हो जाएगा। ये संबंध उन्होंने नहीं बताया, तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका क्या हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रायबर्न के अनुसार 3 संबंध बताए गए, तो बच्चे और शिक्षक का संबंध, बच्चे और समाज का संबंध भी बताया गया, और विषय और बच्चे का संबंध बताया गया, बल्कि शिक्षक और विषय का संबंध इसमें नहीं आता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा, बिल्कुल राइट। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखिए बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है, अधिगम का क्या परिणाम निकलता है, क्या फल निकलता है, किस फल की प्राप्ति होती है अधिगम से, क्या अपने को प्राप्त होता है। तो बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन, शिक्षक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन, पाठ्य वस्तु का परिमार्जन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे देंगे। ये तो सभी को क्वेश्चन आता है कि अधिगम सीखने का परिणाम क्या है, प्रतिफल क्या है, उन कौन से फल की अपने को प्राप्ति हो रही है। तो जल्दी से बता दीजिए और अपने दोस्तों में जल्दी से शेयर कर दीजिए वीडियो को। तो ऑप्शन नंबर 1 इसमें राइट हो जाएगा, बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। तो अधिगम के द्वारा व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल इसमें राइट है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बालक के व्यवहार में होने वाला परिवर्तन। तो अधिगम के द्वारा बालकों के व्यवहार में क्या होता है, परिवर्तन होता है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है, किशोरावस्था का लक्षण नहीं है, तो कौन सा नहीं है, शारीरिक परिवर्तन, व्यवहार में स्थिरता, अस्थिरता का समस्या, संवेगात्मक समस्या। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। शारीरिक परिवर्तन, देखिए ये तो लक्षण है, विशेषता है, शारीरिक परिवर्तन होता है। व्यवहार में स्थिरता, ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा इसमें बिल्कुल, क्योंकि किशोरावस्था में व्यवहार में स्थिरता नहीं होती है। क्योंकि जो किशोरावस्था में होता है व्यक्ति, तब उसके मन में मतलब बहुत सारी अपने कुछ करने के लिए बार बार विचार उसके मन में आते रहते हैं, तो उसके व्यवहार में कभी स्थिरता नहीं रहती। कभी वो सोचता है कि ये करूं, वो करूं, क्या करूं, तो मतलब उसका व्यवहार है वो स्थिर नहीं रहता है। तो व्यवहार में स्थिरता, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में, बाल स्वभाव का व्यवहार जानने में, बच्चों के चरित्र निर्माण में, उपयुक्त सभी के लिए। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। तो ऑप्शन नंबर जल्दी से आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। आप अपनी तैयारी को साथ साथ में जानते रहिए। वैसे मैं ये वीडियो आपको ऑफलाइन ही उपलब्ध करवा रहा हूँ, लाइव वीडियो उपलब्ध नहीं करवा रहा हूँ, बल्कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पूरे अंत तक 1100 क्वेश्चन है वो जरूर देखिए। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है, बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में भी करता है, बाल स्वभाव का व्यवहार जानने में भी करता है, बच्चों के चरित्र निर्माण में भी ये करता है। तो उपयुक्त सभी के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। तो 2 प्रकार की विधियां होती हैं, आत्मनिष्ठ और वस्तुनिष्ठ विधि। तो कौन सी नहीं है, प्रयोगात्मक विधि नहीं है, उपचारात्मक विधि, आत्मनिरीक्षण विधि, निरीक्षण विधि। तो ये
ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा 3 इसमें राइट हो जाएगा, क्योंकि ये आत्मनिष्ठ विधि का प्रकार है, आत्म निरीक्षण विधि। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बाकी सारी क्या है वस्तुनिष्ठ विधि है, प्रयोगात्मक विधि, उपचारात्मक विधि, निरीक्षण विधि, ये सभी क्या है वस्तुनिष्ठ विधि है, विधियां हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस में मूल प्रवृत्ति संबंध संवेग से मेल नहीं खाती है? तो मूल प्रवृत्तियां किसने दी? मैकडूगल के द्वारा जो मूल प्रवृत्तियां दी गई हैं तो उनसे संबंधित है। पलायन भय से संबंधित है, बिल्कुल राइट है। जब व्यक्ति में जो संवेग भय का संवेग उत्पन्न होता है तब व्यक्ति के अंदर कौन सी मूल प्रवृत्ति होती है? पलायन की। जब मान लीजिए आपको शेर दिखाई दिया तो आपको उससे डर लगा तो आप क्या करेंगे? वहां से पलायन कर जाएंगे। तो भय की मूल प्रवृत्ति क्या हो गई? पलायन। फिर है संवेदना। संवेदना का आश्चर्य, ये क्या है? गलत है। आश्चर्य नहीं होता बल्कि दुख और कष्ट होता है। संवेदना से क्या है? दुख और कष्ट। युद्ध प्रियता, क्रोध, ये बिल्कुल राइट है। जब क्रोध का भाव आता है व्यक्ति में, क्रोध संवेग आता है तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाता है, युद्ध प्रियता। और घृणा, घृणा से क्या होती है? अप्रियता। जब व्यक्ति किसी से घृणा करने लग जाता है तो वो व्यक्ति उसके लिए क्या हो जाता है? अप्रिय हो जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? संवेदना। ये मूल प्रवृत्ति हो मेल नहीं खाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें क्या हो गया? सी 2 नंबर का राइट हो गया। फिर है संवेद का सामान्य सुख देता है। संवेद जो सामान्य क्या करता है? सुख देता है। ऐसा संवेग कौन सा है जो सामान्य क्या करता है? सुख देता है। तो संवेग ऐसा कौन सा है? करुणा, भूख, एकाकीपन, आत्म अभिमान। तो ऑप्शन नंबर जल्दी से आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में जल्दी से, और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहाँ पर भी आपको सुविधा हो वहाँ पर शेयर कर दीजिए, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर आपको प्रश्न अच्छे लगे। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा इसमें, आत्म अभिमान। क्योंकि व्यक्ति में जब घमंड, गर्व, आत्म अभिमान होता है तो वो अपने आप को सुखी देखता है, सुख का अनुभव करता है। तो इसके अंदर ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा अमूर्त स्थायी भाव है? अमूर्त स्थायी भाव, आदर, निवास स्थान, पशु, क्रोध। तो कौन सा हो जाएगा? स्थायी भाव। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रश्नों का पूरे अंत तक जरूर देखिए, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, 1100 क्वेश्चनों का यहाँ पर संग्रह है। तो आदर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा इसमें। आदर, आदर का भाव होता है वो कैसा होता है? स्थायी भाव होता है, अमूर्त होता है। बाकी ये सारी मूर्त भाव है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम की दृष्टि से। रीट जो भर्ती परीक्षा है, इसके अलावा जो सी टेट है, एमपी टेट है, यूपी टेट है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है वैसे तो, लेकिन रीट भर्ती की दृष्टि से अपन ने बनाए ये क्वेश्चन। सक्रिय सहानुभूति, निष्क्रिय सहानुभूति, व्यक्तिगत सहानुभूति, उपरोक्त में से कोई नहीं। कि दुखी व्यक्ति को सहानुभूति के 2 शब्द कहना किसका उदाहरण है? देखो, कोई भी व्यक्ति दुखी है उसको सहानुभूति के 2 शब्द कहना, तो किस प्रकार की सहानुभूति? 4 प्रकार की सहानुभूतियां होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की। तो सक्रिय सहानुभूति तो कौन सी होती है? जब मान लीजिए कोई व्यक्ति भूखा है और आपने उसको भोजन उपलब्ध करवा दिया, तो वो तो कौन सी हो जाएगी? सक्रिय सहानुभूति हो जाएगी। दूसरी निष्क्रिय, निष्क्रिय सहानुभूति कैसी होती है? कोई भी व्यक्ति दुखी है तो उसने आपको 2 शब्द कह दिए, तो वो कैसी हो जाएगी? निष्क्रिय। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका 2 राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। सक्रिय कौन सी होती है? जो मतलब कोई चीज उपलब्ध करवा देते हैं। कोई व्यक्ति गरीब है, दुखी है। व्यक्तिगत, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति, एक होती है सामूहिक सहानुभूति। तो 4 प्रकार की सहानुभूति होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? एक प्रश्न जरूर आता है, विकास और वृद्धि। विकास और वृद्धि का एक क्वेश्चन है, वो पक्का आता है, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? ये जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है। वृद्धि विकास का एक हिस्सा है। परिवर्तनों को देखा या मापा जा सकता है, उपरोक्त सभी। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलो मैं बता देता हूं उसका आंसर। आप, ये जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है, बिल्कुल सही बात है। वृद्धि विकास का एक हिस्सा है, क्योंकि जब वृद्धि होगी तभी विकास होगा, और विकास हमेशा जन्म से लेकर के पूरे जीवन पर्यंत चलता है। परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है। जो भी व्यक्ति में परिवर्तन होते हैं उसको हम माप नहीं सकते।
देख नहीं सकते। तो ये आपका गलत है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्टेनले हॉल के अनुसार किशोरा वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। किशोरावस्था एक ज्वार है जो बालक के नसों में उठना शुरू होता है। किशोरावस्था बचपन से परिपक्वता की ओर गमन करता है। तो किसके अनुसार पूछा गया है? स्टेनले हॉल के अनुसार बताना आपको। तो किशोरा वर्तमान की शक्ति और भावी आशा को प्रस्तुत करता है। तो ये क्रो एंड क्रो के द्वारा दी गई परिभाषा है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव और तूफान, विरोध की अवस्था है। तो ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल राइट। बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है किशोरावस्था संबंधी कि किशोरावस्था कैसी है? तनाव की, तूफान और विरोध की अवस्था है। तो स्टेनले हॉल की बहुत ही अच्छी परिभाषा है। अगली क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? शारीरिक विकास, मानसिक विकास, समूह का महत्व और तीव्र समायोजन। तो कौन सा हो जाएगा? किशोरावस्था की विशेषता नहीं है तो कौन सी नहीं है? तीव्र समायोजन। व्यक्ति जल्दी तेज गति से समायोजन नहीं कर पाता है इसमें। तो ऑप्शन नंबर आपका 4 इसमें राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। थकावट और बीमारी जैसे कारक मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं बच्चे के संवेगात्मक विकास को, बच्चे के शारीरिक विकास को, बच्चे की संकलन शक्ति को और बच्चे के आत्मविश्वास को। तो मुख्य रूप से प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो अगर थका हुआ व्यक्ति है, बीमार है, तो आप सभी को पता है कि कौन सा विकास अवरुद्ध होता है? शारीरिक विकास। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, सीखना विकास की प्रक्रिया है, ये किसने कहा? वुडवर्थ, थॉर्नडाइक, मॉर्गन और कॉर्नब्रेक। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा उत्तर। मेरे बोलने से पहले आप प्रश्न पढ़ करके उत्तर दे सकते हैं ताकि आप अपनी तैयारी को जान सकें कि अपन कितने क्वेश्चन उसमें से सही कर पाते हैं। जो एग्जाम में आपके 30 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें अपन डेली 30 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा और 1100 प्रश्न की श्रृंखला है जो आपके लिए यहाँ पर मैं लेकर के आऊँगा। तो सबसे पहला है वुडवर्थ। क्या हो जाएगा? वुडवर्थ। सीखना विकास की प्रक्रिया किसकी परिभाषा है? वुडवर्थ की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के संबंध में सही नहीं है? सीखना कुछ नया करना है, सीखना अनुभव का संकलन होता है, सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है, सीखने की सफलताओं का कारण समझने की असफलता है। तो जल्दी से बता दीजिए। सीखना कुछ नया करना है। जब हम कुछ नया करते हैं तो वो क्या है? सीखना है। बिल्कुल सही बात है। सीखना अनुभवों का संकलन है। सीखने से बहुत सारे अनुभव आते हैं, ये भी सही बात है। सीखना बिना किसी उद्देश्य के भी हो सकता है। देखो, सीखना हमेशा उद्देश्य की दृष्टि से होता है। बिना कोई उद्देश्य के व्यक्ति सीख नहीं पाता है। जैसे हम कोई भी चीज़ सीखते हैं तो अपना कोई भी उद्देश्य है तो उसी के लिए हम सीखते हैं, अन्यथा नहीं सीख पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फिर है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का एक मुख्य थॉर्नडाइक नियम है? उपयोग का नियम, अभ्यास का नियम, आत्मीकरण का नियम, मनोवर्ती का नियम। तो कौन सा है? सभी को आता है ये। तो अभ्यास का नियम। 3 नियम बताएं। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। 3 नियम है थॉर्नडाइक ने दिए मुख्य रूप से। अगला जो क्वेश्चन आपका 21 का, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी अधिगम का अवरोधक नहीं है? प्रेरणा का अभाव, जीवन से न जोड़ना, अधिगम परिस्थिति, इसमें से कोई नहीं। तो अधिगम का अवरोधक कौन सा नहीं है? जल्दी बता देंगे। अधिगम का अवरोधक तो अधिगम की परिस्थिति, क्योंकि व्यक्ति के सामने अगर जो व्यक्ति सीखना चाहता है तो उसके पास अगर कैसी भी परिस्थिति आ जाए तो उन परिस्थितियों को वह सामना करके समायोजित होकर के वह सीख सकता है। तो इसलिए अधिगम की जो परिस्थिति है वो अवरोधक नहीं है, बाकी ये सारी अवरोधक माने गए। कंप्यूटर, ये कंप्यूटर क्वेश्चन मैंने डाल दिए। किसी इकाई की जटिल गणनाएं करने की क्षमता होती है। अदा इकाई, समवर्ती भंडार इकाई, केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई, पर्दा इकाई। तो कौन सी हो जाएगी? केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री से संबंधित एक गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है? ओवरहेड प्रोजेक्ट, नाटक, प्रदर्शन, क्षेत्र भ्रमण। तो ये तो सभी को आना चाहिए, क्योंकि जिसमें गतिविधि सहायक सामग्री नहीं है, जिसमें गति नहीं होती है। तो नाटक करते हैं गति होती है, प्रदर्शन करते हैं दिखावा करते हैं, क्षेत्र भ्रमण करते हैं, तो तीनों में गति होती है। तो ओवरहेड प्रोजेक्ट हो जाएगा इसमें। कक्षा कक्ष के संप्रेषण के प्रकार हैं।
शाब्दिक अंतःक्रिया, अशाब्दिक अंतःक्रिया, दोनों, इसमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा? शाब्दिक और अशाब्दिक अंतःक्रिया दोनों, इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शाब्दिक अंतःक्रिया भी होती है और अशाब्दिक अंतःक्रिया भी होती है। कक्षा कक्ष में जो संप्रेषण है तो उसमें दोनों प्रकार की अंतःक्रिया होती है। अनुदेशन प्रणाली का उपागम है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में मतलब ये क्वेश्चन आया हुआ। अनुदेशन प्रणाली का उपागम है शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित, कक्षा केंद्रित, समस्या केंद्रित। अनुदेशन शिक्षण प्रणाली का जो उपागम है वो कौन सा है? तो समस्या केंद्रित। शिक्षा वर्तमान में कैसी होनी चाहिए? बाल केंद्रित। और अनुदेशन प्रणाली का उपागम क्या है? समस्या केंद्रित। दोनों को आपको ध्यान में रखना है, समस्या केंद्रित। फिर अगला क्वेश्चन है, समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण है। समूह विधियों द्वारा सीखने का उदाहरण है बाल विवाद विधि, कार्य विधि, विचार गोष्ठी विधि और ये सभी। वाद विवाद विधि, कार्यशाला विधि, विचार गोष्ठी विधि, ये सभी। तो कौन सी विधि हो जाएगी? ये सभी प्रकार की विधियां हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, ये आपके रीट के लिए इंपॉर्टेंट है, समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? समायोजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ये संतुलन प्रदान करता है, ये समस्या का समाधान करता है, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, समायोजन की अनुपस्थिति में व्यक्ति तनाव, संघर्ष और चिंताओं से घिरा रहता है। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा, मैं इंतजार करता हूं तब तक इस प्रश्न कमेंट बॉक्स में आप देंगे। चलो मैं बता देता हूँ, ये संतुलन प्रदान करता है कि व्यक्ति जब समायोजित हो जाता है कोई भी वातावरण के अंदर तो व्यक्ति संतुलित हो जाता है, तो ये संतुलन प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। ये समस्या का समाधान करता है, ये क्या करता है? समस्या का समाधान, कि जब व्यक्ति समायोजित होता है तभी वह समस्या का क्या कर पाता है? समाधान कर पाता है। तो ये समस्या का समाधान, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, तो ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, क्योंकि व्यक्ति अपने जीवन में जीवन पर्यंतन है वो समायोजित होता रहता है, तो ये पूरे जीवन पर्यंतन चलने वाली प्रक्रिया, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला ऑप्शन है, समायोजन की अनुपस्थिति में जो व्यक्ति समायोजित नहीं होता है तो वह तनाव में हो जाता है, संघर्षपूर्ण हो जाता है, चिंताओं से घिर जाता है, तो ये भी सही बात है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित करने वाला पर्यावरणीय कारकों में से एक है सामाजिक परिवेश, थकावट, मानसिक स्तर, इसमें से कोई नहीं। तो अधिगम को प्रभावित करने वाला पर्यावरणीय कारक पूछा है, तो पर्यावरणीय कारकों में कौन सा कारक? पर्यावरणीय कारकों में क्या हो जाएगा? सामाजिक परिवेश, जो अपना सामाजिक वातावरण है चारों ओर का, तो ये प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण है? स्वस्थ व्यक्ति का मानसिक रूप से लक्षण, सहनशीलता, आत्मविश्वास, संवेगात्मक परिपक्वता, ये सभी। तो जल्दी से आप बता दीजिए कमेंट बॉक्स में कौन सा हो जाएगा। तो मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति, जो स्वस्थ व्यक्ति है मानसिक रूप से, तो इसमें सभी हो जाएगा, क्योंकि सहनशील भी होता है वह, आत्मविश्वास, अपने पर विश्वास और संवेगात्मक परिपक्वता उसमें पाई जाती है। अगला आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन चुनना है, ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है, नवीन ज्ञान का सर्जन पूर्व ज्ञान से आधार पर होता है, अधिगमकर्ता ज्ञान का सर्जन कर सकता है, अधिगमकर्ता स्वयं के अधिगम के लिए सक्रिय एवं उत्तरदायी होता है। तो जल्दी से बता दीजिए, अंतिम क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में आप दे दीजिए। तो ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है, तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए कौन सा कथन गलत है। तो ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए गलत है। ऑप्शन नंबर, केवल शिक्षक के द्वारा नहीं किया जाता। निर्मितवाद, रचनावाद, तो ये ज्ञान का संचरण, निर्मितवाद जिसको रचनावाद कहते हैं, तो रचनावाद के संबंध में कौन सा है? तो इसमें ज्ञान का संचरण आवश्यक रूप से शिक्षक द्वारा किया जाता है, तो शिक्षक द्वारा नहीं किया जाता है। नवीन ज्ञान पूर्व ज्ञान के आधार पर होता है, नवीन ज्ञान है वो किसके? पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है। रचना ज्ञान, कोई भी रचना करते हैं तो वो पूर्व ज्ञान के आधार पर करते हैं।
अधिगमकर्ता ज्ञान का सृजन कर सकता है। जो भी रचनाकार है, रचनाकर्ता है, निर्मितवाद है, तो उसमें ज्ञान का सृजन किया जा सकता है। अधिगमकर्ता स्वयं के अधिगम के लिए सक्रिय एवं उत्तरदायी होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 गलत है निर्मितवाद के संबंध में। तो ये आज के दोस्तों 30 क्वेश्चन थे। कल अपन फिर 30 क्वेश्चन लेकर के आएंगे। इस प्रकार से 30 करके 1100 के प्रश्नों की श्रृंखला है। आप प्रश्नों को जरूर देखिए। अगर आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को जरूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक करके जाइए। तो धन्यवाद दोस्तों।